नमस्कार। आज रविवार 17 जनवरी 2021 की सुबह एक बार फिर से आपके बीच में हूं। कल आपसे मैंने वार्ता की थी हमारे जान से प्यारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के बारे में। एक प्रमुख चैनल की सर्वे रिपोर्ट जिसमें उन्हें सबसे खराब मुख्यमंत्रियों में पहले नंबर पर बताया गया, देश के सबसे खराब मुख्यमंत्रियों में। मेरा मन तब से विचलित है। मेरे जैसे समर्पित व्यक्ति के लिए जिसकी पहली और आखिरी प्राथमिकता अपनी मातृभूमि है, उत्तराखंड मेरी प्राथमिकता है और रहेगी, ये कोई साधारण बात नहीं है। ये एक समाचार भर नहीं था मेरे लिए कि समाचार आया और बात खत्म हो गई। नहीं, यहां से तो मेरे लिए और मेरे जैसे लाखों विचारवान लोगों के लिए बात शुरू हुई। मैं यहां चुप नहीं बैठ सकता। कल से मेरा लगातार चिंतन जारी है। मैंने कल से विभिन्न विषयों पर सोचा है और जैसा कि हमारी नीति है, मैंने आपको पहले भी बताया था, हिमालय दर्पण उत्तराखंड डिजिटल चैनल, जिसका कि मैं मुख्य संपादक भी हूं, हमारी यह नीति है कि हम केवल आलोचना नहीं करेंगे, हम उसकी जड़ तक जाएंगे, हम उसके समाधान के विषय में भी सोचेंगे। तो यकीन मानिए मैं कल से लगातार विचलित हूं। मैंने इस पर बहुत विचार किया और जो प्रमुख मुद्दे हमारे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के सबसे अलोकप्रिय मुख्यमंत्री होने के क्या कारण हो सकते हैं, वो मैंने सोचे। हालांकि मन तो अभी भी नहीं करता कि मैं इस रिपोर्ट को मानूं, लेकिन फिर जब विस्तार से मैं कारणों पर गया तो मुझे लगा कि हो सकता है ये सब कारण रहे हो। माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, मैं इस वक्त आपसे मुखातिब हूं, किसी आलोचना के कारण नहीं। मुझे एक तो आपसे सहानुभूति है और दूसरे मैं ये चाहता हूं कि ये उत्तराखंड जिसके लिए हमने कितनी कुर्बानियां दी, उसका मुख्यमंत्री पूरे देश के अंदर एक आदरणीय व्यक्ति के रूप में देखा जाए। हमें यह अच्छा नहीं लगता कि हमारे राज्य के मुख्यमंत्री के विषय में लोग ऐसा सोचे। तो मैं कारण शुरू करता हूं और सिर्फ इस दृष्टि से मैंने ये अभी आगे जो कारण बताऊंगा, मैंने ये बोलना शुरू किया है कि इनमें सुधार आए। मुख्यमंत्री जी, आप जननेता कभी भी नहीं थे, ये आपको स्वीकारना पड़ेगा। हां, आपकी संगठन में बहुत पकड़ थी, संघ के आप प्रचारक रहे और उसी की वजह से आपको यहां पर मुख्यमंत्री बनाया गया। आपकी लॉबिंग बहुत पहले से होती रही, 2012 में भी बढ़िया लॉबिंग थी आपकी, मगर आप ही हार गए। बिल्कुल करीब पहुंचकर भी, यानी किनारा आपने लगभग छू लिया था, लेकिन आप स्वयं ही चुनाव हार गए। किसी अन्य को आपने बनने नहीं दिया। मेरे पास उसके प्रमाण है और वो आपकी राजनीति है, मुझे उस पर कोई कमेंट नहीं करना। मैं अब आपको एक एक करके कारण गिनाना शुरू करता हूं। ये 56 विधायक जो आपकी ताकत बन सकते थे, इतनी बड़ी तादाद में आपको विधायक परोस कर दिए गए थे और आप संगठन के प्रिय व्यक्तियों में से थे। बाकी सबको आप केंद्र में भेज चुके थे। आपकी बड़ी बढ़िया रणनीति रही 2017 के चुनावों तक। आप जीत कर आए और आप संगठन और संघ दोनों की पसंद बने। विधायकों की पसंद नापसंद नहीं पूछी गई। ये 56 विधायक जो आपकी ताकत बन सकते थे, वो आपकी कमजोरी बन गए और आपने एक रणनीति के तहत 3 पद खाली रखे अपने मंत्रिमंडल के। ये खेल मैंने पहले बहुत देखा है।
मैंने मुलायम सिंह यादव जी को भी देखा है जब उन्होंने 13 मंत्रियों से ही इतने बड़े प्रदेश की 425 विधायकों की सरकार 13 मंत्रियों से ही चला दी। मैंने वो भी देखी है, इसलिए ये खेल मैं और मेरे जैसे बहुत सारे लोग इस खेल को समझते हैं। उसके बाद 18-20 एमएलए के कान में फूंकते रहो कि विस्तार होगा तो तुमको बनाऊंगा, मैं तुमको चाहता हूं, हाईकमान से अभी अनुमति नहीं मिल रही, अभी तारा डूबा हुआ है, अब होली के बाद, अब दिवाली के बाद, अब नए साल के बाद, अब वो वाले चुनाव के बाद, अब ये वाले चुनाव के बाद, आप ये करते रहे। मगर सब्र की एक सीमा होती है ना। लगभग 1.5 दर्जन विधायक जो इस उम्मीद में रहे कि वो मंत्री बनने वाले हैं, आज सबसे ज्यादा आपकी अलोकप्रियता के पीछे उन्हीं का हाथ है। वो विधायक, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग, उनसे जुड़े हुए संगठन के लोग, उनके सहयोगी साथी, वो सब कहने लगे अरे बेकार है, ये बेकार है, ये सीएम के बस का कुछ नहीं है, क्योंकि आपने स्पष्ट रूप से किसी को मना किया नहीं और विधायकों को लंबे टाइम तक, इतने लंबे समय तक यूं ही एक झूठा लालच दिखाकर तो नहीं रोका जा सकता। तो सबसे ज्यादा आज वही लोग निराश हैं। और अगर कोई सर्वे ऐसा हुआ तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, आपके विधायक के समर्थकों ने ही आपकी आलोचना कर दी हो, इसमें कोई आश्चर्य नहीं। और जाहिर है आलोचना की होगी, तभी तो आपको 0.5% से कम लोगों ने पसंद किया। एक कारण आपका यह है। दूसरा कारण, देखिए मैं सिक्किम भी गया, मैं बेंगलोर तो जाता रहता हूं, मुंबई भी जाता हूं, मैं पिछले दिनों केरला भी गया। मैंने जहां भी जिक्र किया कि मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूं, तो मुख्यमंत्री जी त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, अधिकांश लोगों ने मुझे ये कहा, अच्छा वो वाला मुख्यमंत्री है आपका, वो जो एक टीचर से सरेआम लड़के उसको बंद करवा रहा था, वो आपके मुझे प्रतिकूल गया आपका वो व्यवहार। और मैंने उसके बाद जानकारी ली तो वो लगभग जो YouTube और दूसरे अन्य चैनल्स में गया, उसमें उत्तरा बहुगुणा प्रकरण आपको अलोकप्रिय बनाने में एक बहुत बड़ा टूल साबित हुआ। जी, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपके पास 1 वर्ष का समय अभी है और आप इसमें डैमेज कंट्रोल कर सकते हैं। मुझे कोई खुशी नहीं हो रही कि आपको अलोकप्रिय कहा। मैं एक सच्चे आलोचक की तरह आपको आईना दिखा रहा हूं। गलतियां इंसान से होती हैं और गलतियां मानना इंसान को और बड़ा बनाता है। गलतियां मानने को बड़प्पन कहते हैं। गलतियां मानने से कोई छोटा नहीं हो जाता। हमसे भी होती है गलतियां, और आप भी भगवान नहीं हो, आपसे भी होती है। तो मैं आपको ये एक करके गिनवा रहा हूं। फिर आपका व्यवहार, आप एक सख्त प्रशासक की अपनी इमेज बनाने के चक्कर में आपका व्यवहार कब रूखा हो गया ये आपको ही नहीं पता लगा। रूखे व्यवहार और सख्त प्रशासक के व्यवहार, इसके बीच में बहुत बारीक लाइन होती है, बड़ी बारीक रेखा होती है, और आप सख्त प्रशासक तो बन नहीं पाए। कारण आपका सचिवालय, जी आपका सचिवालय, मैं स्पष्ट बोलता हूं, और मैं कभी कमजोर के खिलाफ नहीं बोलता। मैंने हमेशा ताकतवर व्यक्ति को ही निशाना बनाया है अगर वो गलत है तो। आपके वर्तमान मुख्य सचिव ओम प्रकाश जी, नाम लेकर बोलता हूं, अगर ताकतवर का लिहाज करके बोलेंगे तो फिर पत्रकार बनने का ढोंग हमें नहीं करना चाहिए। आपके ओम प्रकाश जी भी आपकी अलोकप्रियता के एक बहुत बड़े कारण है। उन्हें कोई पसंद नहीं करता क्योंकि उनके कारनामे पुराने ऐसे रहे हैं। और रिकॉर्ड है, मैंने बहुत बार बोला है, बहुत बार उन चीजों को मैं सामने लेकर के आया हूं। चीजों को टालना, जांचों को ठंडे बस्ते में डालना,
भ्रष्टाचार की फाइलों को कैसे ठिकाने लगाना है, ये सब वो अच्छी तरह से जानते हैं। मैं दोहरा रहा हूं, मैं वर्तमान मुख्य सचिव उनके खिलाफ आपको आगाह कर रहा हूं, आपको समझना चाहिए। और कितनी लॉबीज यहां ब्यूरोक्रेसी में बनी हुई है, ये आपको तो मालूम है। आपकी अलोकप्रियता के एक बड़े कारण आपका सचिवालय और आपकी जो पूरा एक सिस्टम जिसको आपकी ताकत बनना चाहिए था, वो आप पर बोझ बन गया। एक कारण आपका ये है। एक आपने ये, जिन्हें कोई जरा सी भी कोई अनुभव नहीं है, जिनकी कोई प्रशासनिक क्षमता नहीं है, वो सचिवालय आपने अपना तैयार कर दिया। और आपके सलाहकार, आपके छुटभइये सलाहकार जो सीधे आपके कान में बोलते हैं, हर मुख्यमंत्री को रखने पड़ते हैं ऐसे लोग, लेकिन देख परख कर रखिए, सोच समझ के परख के रखिए। ऐसे नहीं कि किसी भी मतलब कमीशन एजेंट, रिश्वतखोर, घोटालेबाज, ये आपके सलाहकार होंगे। आपने खुद ही चुने। मुख्यमंत्री अपने सलाहकार, अपने ओएसडी, अपने पीआरओ तो खुद चुनता है ना, इसे तो कोई नहीं थोपता किसी के ऊपर। वो आपके खिलाफ जाता है। जनता के बीच जरा कहलवा के देखिए, मालूम करके देखिए, और कितनी बार कितने स्टिंग सामने आ गए। ये एक कारण रहा। अगला कारण आपको बताता हूं। आपके खिलाफ एक मामले में वीडियो वहां का भी है, झारखंड का भी। उस झारखंड के वीडियो में मान्यवर आप के मीडिया सलाहकार जी, आजकल तो आपने उनको अपने से दूर किया हुआ है, पद उनके पास भले ही है, लेकिन वो अब आपके सचिवालय के आसपास न फटकते हैं, ना आपके आसपास मीडिया सलाहकार की भूमिका निभाते हुए नजर आते हैं। वो भी एक बड़ा कारण है। उनका ऑडियो सबने सुना, लाखों लोगों ने वो ऑडियो सुना कि वो आपकी तरफ से सौदेबाजी करने झारखंड के रांची में एक व्यक्ति के पास गए, और जब उस मामले में हाई कोर्ट ने आदेश किया, माननीय हाई कोर्ट ने, कि आपके खिलाफ जांच की जाए, सीबीआई जांच की, तो आप जांच रुकवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट चले गए। मैंने उस दिन भी कहा था, जिसे आप अपनी जीत समझ रहे हो वो आपकी हार है। आपके अलोकप्रिय होने का एक कारण यह भी है। आपको अपने अलोकप्रिय होने का अगला कारण बताता हूं। ऐसा नहीं है कि आप काम करना नहीं जानते। आप जो काम चाहते हो उस काम में आप दिन में 2-2 बार आदेश करवा लेते हो। याद है 2017 में, 18 में जब शराब की दुकानों के आवंटन का मामला आया तो कितनी बाधाएं थी। नेशनल हाईवे पर नहीं खुलेगी, जहां से यातायात चलता हो उनको वो दुकान दिखनी नहीं चाहिए, कम से कम इतने मीटर होनी चाहिए। आपने कितने यत्न करे, आप सारे तरीके जानते हो, और आपने जितने भी आदेश की जरूरत पड़ी आपने 28 बार आदेश जारी करे। हो सकता है 1-2 कम या 1-2 ज्यादा रहे हो, लेकिन मोटे तौर पर। और ये इनके इन प्रकार आपने शराब की बिक्री को बढ़ाया। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा आपका कि शराब के धंधे में आपका इंटरेस्ट है, वो राजस्व का बड़ा साधन है, लेकिन फिर यह भी तो सच है कि आप राजस्व के दूसरे साधन पैदा नहीं कर पाए। एक विचार बहुत लंबे समय से है कि जो व्यक्ति एज ए टूरिस्ट उत्तराखंड में आता है, उससे सभी बॉर्डर्स पर, जितने भी बॉर्डर हैं हमारे, एंट्री फीस के नाम पर, पर्यावरण शुल्क के नाम पर, किसी भी नाम पर आप एक शुल्क ले सकते हो प्रतिदिन का। पर पता नहीं वो क्यों ठंडे बस्ते में आप डाल देते हो। सब लेते हैं, सब। हिमाचल प्रदेश जाते हैं ना, तो ये पांवटा के बाद जो पुल पार करते हैं, पांवटा से पहले, कुल्हाल के बाद, उस पर टैक्स देते हैं हम। हमेशा दिया है, आज से नहीं, 50 सालों से दे रहे हैं।
पठानकोट के आगे जैसे ही जम्मू कश्मीर का क्षेत्र शुरू होता है वहां पर सबसे पहले एंट्री शुल्क देना पड़ता है। तो आपको ये शुल्क लेने में क्या एतराज था? ले लेते। ये एक बड़ा भारी एक जरिया होता रेवेन्यू का, और शराब की बिक्री पर जो आपके ऊपर एक आर्थिक मजबूरी की वजह से दबाव बना वो कम होता। त्रिवेंद्र जी, कारण तो बहुत सारे हैं। एक मैं आपको और कारण गिनवाना चाहता हूं। जब इस राज्य में सिडकुल की स्थापना हुई उस वक्त हुआ तो अच्छे मन से था कि ये पर्यावरण को जो उद्योग हानिकारक है वो उत्तराखंड में नहीं लगेंगे। देखने में अच्छा लगता है, बड़ी आदर्श स्थिति लगती है, मगर यही एक क्लॉज हमारे उत्तराखंड के अधिकांश जिलों में पर्यावरण के नाम पर हमको औद्योगिक क्षेत्र नहीं बनने दे रहा। जब कानून बदलने की बात आती है, केंद्र सरकार आप पर दबाव डालती है कि जौलीग्रांट एयरपोर्ट का विस्तार करना है, तब तो आप एक मिनट में उसको एलिफेंट कॉरिडोर से हटा देते हो, एलिफेंट रिजर्व क्षेत्र से उसको हटा देते हो कि यह क्षेत्र अब एलिफेंट रिजर्व नहीं रहा। तो उत्तराखंड के बाकी 10 जिलों में क्यों नहीं औद्योगिक क्षेत्र आपने आज तक बनाए? हर जिले में कम से कम एक बड़ा औद्योगिक क्षेत्र तो होना चाहिए था। हाँ, हम ये नहीं कह रहे आपको कि आप बिल्कुल जो प्रदूषण फैला रही हैं वो वाली फैक्ट्रियां वहां लगा दो, लेकिन फिर ये भी तो बताओ ना कि हमारे ही बगल में जमुना पार करते हैं जैसे ही, तो पांवटा साहब में जो चिमनियां धुआं उगलती हैं, जो चिमनियां सतौन के लाइमस्टोन प्लांट्स में, सतौन के सीमेंट प्लांट में, सीमेंट फैक्ट्रियां हैं वहां, वो जो धुआं उगलती है, ऐसा कौन सा जादू है कि उनका धुआं उत्तराखंड की तरफ नहीं आता? तो प्रदूषण की मार हमको अड़ोस पड़ोस से पड़ती है। सहारनपुर में इंडस्ट्री चलेगी, उसका धुआं यहां नहीं आएगा, ये कैसे आप सुनिश्चित कर सकते हैं? तो कम से कम अपने यहां भी इंडस्ट्रीज के लिए अभी भी सोचिए। अभी भी वक्त है, 1 साल का वक्त है। आपकी लोकप्रियता से हमको तकलीफ है, हमने बहुत चिंतन किया। हम चाहते हैं कि आप एक अच्छी तरह से आपको याद करें। आपका कार्यकाल 4 साल है, 5 साल है, या फिर से है, ये तो भविष्य के गर्त में है, लेकिन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में अच्छा नाम कमा करके जाइए, ये हम चाहते हैं। तो आज मैंने अपने उत्तराखंड के साथियों के साथ, अपने सुधी दर्शकों के साथ अपने मन की बात शेयर की। जितना मुझे आता है, जितना मेरा अनुभव है, मैंने वो बातें बोली। और अंत में इतना कहना चाहता हूं, त्रिवेंद्र जी, आप संगठन के व्यक्ति थे, आप संघ के व्यक्ति थे। सरकार में आते ही आपकी इन दोनों से दूरी बढ़ गई, बहुत बढ़ गई, और आपके जो आका दिल्ली में है वो आपको बहुत दिनों तक रोक नहीं पाएंगे। और मैं चाहता हूं कि चुनाव से 1 वर्ष पहले उत्तराखंड में अस्थिरता ना हो। अब मेरा इशारा समझ गए। तो मैंने जो हमारा एक कार्यक्रम है, जो हमारा वादा है कि हम केवल आलोचना नहीं करेंगे, हम समाधान भी उसके साथ साथ सुझाएंगे। तो मैंने आज कोशिश की कि मैं सकारात्मक आलोचना करूं। इसी प्रयास में आपके सुझाव, आपके विचार मुझे हमेशा चाहिए। उसके लिए मैं आपको आमंत्रित करता हूं। इतनी देर तक रविवार के दिन मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।